गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा डिस्कशन चल रहा था इकोनॉमी के क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। हमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज इंट्रोड्यूस्ड रुपे डेबिट कार्ड। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा पहले कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेबिट कार्ड सिस्टम थे रुपे कार्ड के आने से पहले, तो आपने देखा होगा कि वीजा कार्ड, डेबिट कार्ड को बेसिकली एटीएम कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, वीजा कार्ड आपके एटीएम कार्ड में लिखा हुआ होगा या मास्टर कार्ड लिखा हुआ होगा। तो ये वीजा या मास्टर कार्ड कौन सी कंपनीज के कार्ड हैं? ये बेसिकली यूएस की कंपनीज के कार्ड हैं, अमेरिकन कंपनीज के कार्ड हैं। तो बेसिकली यूएस हमें एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा था एटीएम फैसिलिटीज की। कार्ड के थ्रू हम पेमेंट्स कर सकते थे, एटीएम से पैसा ड्रॉ कर सकते थे। तो हमारे बैंक्स को टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड कर रहा था, जिसमें यूएस कंपनीज हमारे इंडियन बैंक्स के साथ हर ट्रांजैक्शन के ऊपर एक छोटा सा चार्ज पे करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शंस हम वीजा कार्ड मास्टर कार्ड के थ्रू कर रहे हैं तो यूएस की कंपनीज को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा होता है। तो हमारा खुद का ये जो टेक्नोलॉजी है, कार्ड का सिस्टम, जो हमारा खुद का सिस्टम है वो है रुपे डेबिट कार्ड हमारा अपना, जो कि आरबीआई के एनपीसीआई ने बनाया है। एनपीसीआई हम डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमी की क्लास में। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आरबीआई की सब्सिडियरी है और ये जितनी भी इंडिया में रिटेल पेमेंट सिस्टम है उन सबको फैसिलिटेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, डेबिट कार्ड की डिटेल डालते हैं, क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, तो ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सबको फैसिलिटेट कर रहा है एनपीसीआई। इंडिया में जितने भी एटीएम कार्ड्स हैं, एटीएम मशीन्स हैं, वो सारी एटीएम मशीन्स एनपीसीआई के नेशनल फाइनेंशियल स्विच के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, या गूगल पे है, गूगल पे से हम ट्रांजैक्शन करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट। तो क्या गूगल पे आरबीआई के जो सिस्टम है उसको एक्सेस कर रहा है? तो गूगल पे केवल इंफॉर्मेशन भेजता है। एनपीसीआई का एक यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दुनिया का सबसे एडवांस्ड पेमेंट इंटरफेस जिसे कहा जाता है। गूगल पे क्या करता है? यूपीआई को इंफॉर्मेशन भेजता है, यूपीआई उस इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करता है और गूगल पे को, जीपे को वापस इंफॉर्मेशन भेज देता है और फिर हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखता है। तो गूगल पे बेसिकली यूपीआई के पास इंफॉर्मेशन जाती है, यूपीआई में ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, फिर वापस गूगल पे में हमें सक्सेसफुल दिखता है। तो यूपीआई दुनिया का बहुत एडवांस पेमेंट इंटरफेस है। इसके थ्रू ट्रांजैक्शंस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मोबाइल नंबर डालकर, उसके अलावा बैंक अकाउंट और आईएफएस कोड नंबर डालकर, या यूपीआई आईडी होती है उसके थ्रू भी ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज इंट्रोड्यूस्ड रुपे डेबिट कार्ड, तो एनपीसीआई हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। इन बैंकिंग आईएफएससी कोड, आईएफएससी का मतलब है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये लिखा है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये बेसिकली क्या है? यूनिक कोड है हर ब्रांच का इंडिया में, यूनिक कोड गिवन टू एनी बैंक ब्रांच वर्किंग इन इंडिया। वर्किंग इन इंडिया, हर ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है। जैसे पीएनबी के डिफरेंट ब्रांचेस कहीं भी हो इंडिया में, हर ब्रांच का एक यूनिक कोड होगा, एफएस कोड। आपका अगर पीएनबी में अकाउंट है या एसबीआई में अकाउंट है तो आपने देखा होगा आपके पास जो पासबुक होगी या चेकबुक होगी उसमें आपकी ब्रांच का एफएस कोड लिखा होगा। जैसे एसबीआई का एफएस कोड SBIN ऐसा कुछ करके लिखा रहता है, SBIN, और फिर फिफ्थ डिजिट 0 होती है और उसके बाद ये अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक, फिफ्थ वाला तो 0 ही लेना होता है, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, आगे अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं। ओवरऑल 11 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 कैरेक्टर, यहां पर 6 कैरेक्टर होंगे। तो एफएस कोड 11 कैरेक्टर का होता है, फिफ्थ हमेशा कैरेक्टर 0 होता है। ठीक है, तो हर ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है। उससे क्या बेनिफिट मिलता है? जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है, जैसे हमने डिस्कस करा था यूपीआई, वो ब्रांचेस को लोकेट कर पाता है इजीली। हर ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो गया 4th। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इन इंट्रोड्यूसिंग द जनधन योजना। तो जनधन योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
तो बेसिकली जनधन योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आपको पता होगा। जनधन योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले हैं। इसमें जिन लोगों के पहले कभी बैंक अकाउंट नहीं रहे हैं उन सबके बैंक अकाउंट खोले गए हैं जनधन अकाउंट में। तो जो गरीब लोग हैं उनके अकाउंट खुले हैं ज़्यादातर इसमें। और ये मिनिमम बैलेंस अकाउंट है, 0 बैलेंस मिलता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है जो बैंकिंग लगातार कर रहा होता है। तो 5000 रुपीज़ तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब अकाउंट बैलेंस -5000 भी जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सिंपल ये था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग के साथ जोड़ना। हर परिवार में किसी ना किसी का तो बैंक में अकाउंट होना ही चाहिए। तो ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू ईच एंड एवरी इंडियन। हर इंडियन तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचनी चाहिए, इसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। तो हम देखें, टू प्रोवाइड मिनिमम 1 अकाउंट टू एवरी हाउस होल्ड, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। जिनका बैंक में कभी अकाउंट खुला ही नहीं है उनका भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, 28 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट इन आरआरबी। आरआरबी हमने पहले भी डिस्कस करा था, 1975 में स्टैब्लिश करे थे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पर। और इसमें यूनियन गवर्नमेंट का 50% होल्डिंग होती है, यूनियन का। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का, हमें स्टेट का पूछा हुआ है यहाँ पर, स्टेट का 15% होता है, तो इसका आंसर है 15%। और रिमेनिंग जो 35% होता है वो स्पॉन्सर्ड बैंक का होता है। जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड में एक ही आरआरबी है, सबसे ज्यादा आरआरबी यूपी में काम कर रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक्स। तो उत्तराखंड में एक ही आरआरबी है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। तो उस उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का जो स्पॉन्सर्ड बैंक है वो है एसबीआई। अगर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की बात करें तो एसबीआई के 35% शेयर हैं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में, 50% शेयर यूनियन गवर्नमेंट के, सेंटर के 15% शेयर स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। तो पूरे इंडिया में आरआरबी का शेयर होल्डिंग का स्ट्रक्चर इस तरीके का है। 35% स्पॉन्सर्ड बैंक के होंगे। स्पॉन्सर्ड बैंक बेसिकली क्या करता है, आरआरबी को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैनेजरियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बेसिकली अगर स्पॉन्सर्ड बैंक उन्हें स्पॉन्सर ना करें तो आरआरबी सस्टेन नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 28 का हमारा आंसर है 5th, क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के शेयर पूछे गए। तो हमारा आंसर है 2nd, सॉरी। हाँ, 29 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब है, मान लिया कि मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करूं, तो बेसिकली क्या होता है कि सबकी हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं तो लायबिलिटी बराबर है। अगर बिजनेस लॉस में गया तो दोनों को ही नुकसान होगा, बिजनेस प्रॉफिट में गया तो दोनों को ही प्रॉफिट होगा। लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है कि एक एग्रीमेंट साइन होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की वजह से, मतलब अगर मेरी वजह से जो कंपनी को लॉस होगा तो वो मैं बेयर करूंगा, वो बेयर नहीं करेगा। तो बेसिकली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हमने पार्टनर्स तो बनाया हुआ है और बिजनेस रिस्क मैं ले रहा हूं ज्यादातर, तो मेरे बिजनेस रिस्क की वजह से कंपनी को जो लॉस होगा उसमें उस इंडिविजुअल की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, मेरी लायबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि मेरे डिसीजंस थे वो ज्यादा। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में लायबिलिटी को एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक लिमिट करने के लिए होता है ताकि एक की वजह से दूसरे को नुकसान ना हो। ठीक है, तो यहां पर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर होल्डिंग, तो इसका 4th हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 मेनी टाइम्स वी रीड एसईजेड इन द न्यूज़पेपर मैगजीन। एसईजेड हमारा होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो बेसिकली ये होता क्या है, फुल फॉर्म तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अब होता क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया में कई एरियाज ऐसे हैं, खासकर कोस्टल एरिया के पास गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंडस्ट्रियल लॉ डिफरेंट होते हैं कंट्री के अदर पार्ट्स में। बेसिकली यहाँ पर कोई भी कंपनी अगर सेटअप करती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे टैक्सेशन कम लेती है। ठीक है, रूल्स डिफरेंट होते हैं, बिजनेस फ्रेंडली ज्यादा रूल्स होंगे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी कंपनी को सेटअप करना वो किसी भी कंपनी के लिए ज्यादा इजी होगा कंपैरेटिवली रेजिडेंशियल एरिया में अपना कंपनी सेटअप करें या रेजिडेंशियल एरिया के सिटी के आसपास सेटअप करें तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं कई बार पोर्ट एरिया से, ताकि जो भी प्रोडक्शन हो सीधे पोर्ट एरिया में जाए और शिप में लोड होकर सीधे एक्सपोर्ट हो जाए।
है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ज़्यादातर क्या होते हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए होते हैं, ताकि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर बढ़िया करे और जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हो। ऐसा ना हो कि इंडस्ट्रीज रेजिडेंशियल एरिया में खुल जाएं। जैसे चाइना में बड़े बड़े इकोनॉमिक जोन्स हैं, इतने बड़े बड़े कई 100,000 किलोमीटर एरिया में इकोनॉमिक जोन्स फैले हुए हैं। इंडस्ट्री है उन एरियाज में, रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, इंडस्ट्री है और वहां पर सीधे मैन्युफैक्चरिंग होती है और फिर सीधे पोर्ट एरिया में जाता है, लोड होकर पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। तो उन्हीं को देखा देखी हमने इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सेटअप किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा सेकेंड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 31. As per the provisions of Insurance Bill 2015, individual can be agent of how many life insurance company? एक। तो अगर हम इंश्योरेंस का एजेंट बनना चाहें तो एक बार में केवल एक कंपनी का ही इंश्योरेंस का एजेंट बन सकते हैं, मल्टीपल कंपनी के इंश्योरेंस का एजेंट हम नहीं बन सकते हैं। तो इसमें लिमिट है केवल एक की। तो फर्स्ट हमारा आंसर है। ये सारे क्वेश्चन सब हमारे पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द कंट्रीज अम्ब्रेला बॉडी फॉर रिटेल पेमेंट सिस्टम? ये अभी हमने डिस्कस करा था। रिटेल पेमेंट सिस्टम, जितनी भी पेमेंट्स होती हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू, जैसे गूगल पे हमने बोला था यूपीआई को यूज कर रहा है, रुपे डेबिट कार्ड जो है एनपीसीआई ने बनाया था, तो इसका आंसर है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो इंडिया में जितने भी रिटेल पेमेंट सिस्टम है एनपीसीआई ही उसे रेगुलेट करता है, आरबीआई की सब्सिडियरी है एनपीसीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। री इंश्योरेंस इज अ बिजनेस विच प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर टू। देखो, री इंश्योरेंस का मतलब है जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जैसे एलआईसी हैं। एलआईसी क्या कर रहा है, पब्लिक को इंश्योरेंस की पॉलिसीज बेच रहा है एलआईसी, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया या जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हो गए। अब मान लिया कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में साल में 20 लोग अप्लाई करते थे, इंश्योरेंस का क्लेम करते थे 20 लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, मतलब 1000 पॉलिसी सेल भी 1000 पॉलिसीज, उन 1000 पॉलिसीज में से केवल 20 क्लेम आते थे। तो कंपनी क्या करती है, जो भी 20 क्लेम का मतलब 1000 लोगों ने मान लिया लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट खरीदा, तो उसमें प्रीमियम दे रहे हैं साल का मान लिया 5000 रुपीज साल का, और 20 लोगों की डेथ होगी तो वो क्लेम करेंगे, फैमिली की तरफ से क्लेम आएगा, तो उन 20 लोगों को कंपनी पैसा देगी, क्योंकि 1000 लोगों से एक फंड में पैसा इकट्ठा किया हुआ है। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में प्रॉब्लम्स कंट्री में बहुत ज्यादा थी, क्लेम्स आ गए 300। अब 300 लोगों के क्लेम आए और कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है, तो पता चला इंश्योरेंस कंपनी डूब गई। तो इंश्योरेंस कंपनी भी अपना खुद का इंश्योरेंस करवा के रखती है। तो इंश्योरेंस कंपनी जब अपना खुद का इंश्योरेंस करवा के रखती है तो उसे बोलते हैं री इंश्योरेंस। तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो भी अपना इंश्योरेंस करवा के रखती है। ठीक है, तो वो कहाँ अपना इंश्योरेंस कराती है, जीआईसी में, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जीआईसी एक कंपनी है, वहां पर इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस करवा के रखती है। तो री इंश्योरेंस इज अ बिजनेस विच प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर टू द इंश्योरेंस प्लेयर। ये केवल इंश्योरेंस प्लेयर को बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो फोर्थ हमारा आंसर हो गया। उसके अलावा 34, रिजर्व बैंक of India acted as a central bank of which of the following countries up to April 1947? ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारी इकोनॉमी की क्लास में, जिसमें हमने आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्कस करा था, आरबीआई की पूरी हिस्ट्री डिस्कस करी थी। इसमें हमने डिस्कस करा था कि म्यांमार इसका आंसर है। ठीक है, म्यांमार हालांकि 1937 में ब्रिटिश इंडिया से अलग हो गया था, लेकिन बावजूद इसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया म्यांमार का भी रिजर्व बैंक रहा। बस एक पीरियड था बीच में 1942 से 45, ये एक एक्सेप्शन है। इस बीच म्यांमार का रिजर्व बैंक नहीं रहा आरबीआई, क्योंकि इस बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से 45, और जापानीज फोर्सेस म्यांमार में बैठी हुई थी। तो जापानीज फोर्सेस एक दूसरी तरफ थी और ब्रिटिश फोर्सेस अलग थी। तो क्योंकि जापानीज फोर्सेस इन 3 साल के ड्यूरेशन में यहाँ पर थी, तो इसलिए आरबीआई रिजर्व बैंक नहीं रहा म्यांमार का। और 1945 में जब जापानीज फोर्सेस वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जापान वर्ल्ड वॉर हार गया, तो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिरा था, उसके बाद जापानीज फोर्सेस वापस हो गई, तो फिर से आरबीआई म्यांमार का रिजर्व बैंक बना अप्रैल 1947 तक। और पाकिस्तान का भी रिजर्व बैंक बना रहा, लेकिन जून 1948 तक बना रहा।
मतलब आज़ादी के भी 1 साल बाद तक पाकिस्तान में आरबीआई के ही करेंसी नोट चलते रहे, सर्कुलेशन में रहे 1948 तक। उन 1 साल के ड्यूरेशन में फिर पाकिस्तान ने अपना खुद का रिजर्व बैंक स्टैब्लिश करा और करेंसी नोट प्रिंट करना स्टार्ट करा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स इन द MICR कोड। MICR का मतलब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या होता है, जो चेक होता है, चेक में नीचे व्हाइट स्ट्रिप रहती है, व्हाइट स्ट्रिप में पहले होता है चेक नंबर, और चेक नंबर के बाद नीचे व्हाइट स्ट्रिप में MICR नंबर रहता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, डिफरेंट तरीके से लिखा रहता है। ठीक है, तो ये MICR जो कोड होता है ये 9 डिजिट का होता है, 9 डिजिट रहता है, डिफरेंट तरीके से लिखा रहता है। चेक में, ये चेक बुक है, यहाँ पर लिखा रहता है पे, नाम और बेयरर, अमाउंट, साइज, सिग्नेचर वगैरह होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अमाउंट रहता है, तो नीचे चेक नंबर और MICR नंबर रहता है, तो 9 डिजिट का रहता है, कई बार एग्जाम में भी आया। 36 CRAR, इसकी फुल फॉर्म है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, फर्स्ट आंसर है, और इसे CAR भी बोलते हैं, ये भी हम इकोनॉमी में डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोलते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, ये एक मिनिमम एडिक्वेट कैपिटल रहती है जो बैंक को रिस्क के अगेंस्ट अपने पास रखनी चाहिए, सारा का सारा पैसा लोन में नहीं निकालना चाहिए, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और बेसल 2 नॉर्म्स के हिसाब से, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए होते हैं, बेसल 2 नॉर्म्स के हिसाब से CAR होना चाहिए 9%, और बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से CAR होना चाहिए 10.5%। तो इस समय इंडिया में ये इंप्लीमेंट है, बेसल 2nd नॉर्म, बेसल 3rd नॉर्म्स इंप्लीमेंट नहीं है, ये हमारा 2021 तक अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है इंडिया में। ठीक है, फिर आते हैं 37, विच आर द फॉलोइंग बैंक प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट इज गोइंग टू ऑफर शिशु किशोर एंड तरुण। ये हमने डिस्कस भी करा था, शिशु किशोर तरुण, ये मुद्रा जो बैंक है, मुद्रा बैंक, मुद्रा लोन की जो स्कीम्स है उसमें 3 कैटेगरी है, शिशु किशोर तरुण। 50,000 तक का लोन शिशु कैटेगरी में मिलता है, किशोर कैटेगरी में 50,000 टू 5 लाख, और तरुण कैटेगरी में 5 लाख टू 10 लाख तक का लोन मिलता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो मुद्रा बैंक है ये अंडर आता है, ये सब्सिडियरी है अंडर सिडबी इस समय प्रेजेंट में, और बाद में ये सेपरेट एंटिटी बनेगी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा डिफरेंट क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।